आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों का जो हायर का जो वो चीज़ें चल रहा है, यूनिट वाइड एमसीक्यू चल रही है। तो हमारा जो यूनिट नंबर 9 में है, क्या है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में। तो उसके जो 30 एमसीक्यू हैं उससे रिलेटेड हाई लेवल के हम थोड़ा सा उस पर हम लोग चलते हैं कि अपनी तैयारी का आकलन करते हैं कि हम लोग हायर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को फिर से। इसमें कह रहा है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास संदर्भ में सामंतवाद के पतन सिद्धांत और नगरों के पतन का प्रबल समर्थन किस प्रमुख इतिहासकार द्वारा किया गया था, बताइए। ये किसके द्वारा किया गया था, ये इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वैसे मैंने दो पेपर मैंने सेट किए थे इसके, एक सेट और है। देख लिया जाएगा। अगर कहेंगे आप लोग कमेंट अगर आपका आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसे भी अपलोड कर दूं, ये पूर्व गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल पे। तो हमारा इसका आंसर होगा क्या? ये आर एस शर्मा। 800 से 8 नहीं, 800 से 1200 एडी के बीच का काल हमारा पूर्व मध्यकाल माना जाता है। पूर्व मध्यकाल कहीं कहीं 600 से लेके 1200 ईस्वी तक के ये चीज़ें मानी जाती हैं। जो आर एस शर्मा महोदय क्या है, ये सामंतवादी वो क्या है कि मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार? कौन से हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। और इनकी पुस्तक क्या नाम है? इंडियन फ्यूडलिज्म। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन इंडियन फ्यूडलिज्म। इसका सिद्धांत नगरों के पतन का सिद्धांत, सामंतवाद के पतन के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सारी चीज़ें दी। इसमें इन्होंने कहा कि जिसमें लंबी दूरी व्यापार में गिरावट है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था, सिक्कों का प्रचलन सिकुड़ गया, अंततः नगरों का क्या पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहे, इतिहास का हरबंश मुखिया ने भारतीय इतिहास में सामंतवाद की अवधारणा को मुख्य रूप से किस आधार पर खंडन किया है? भारत में कभी भी भूमि अनुदान नहीं दिए गए। भारत में एक स्वतंत्र कृषक उत्पादन प्रणाली मौजूद थी और यूरोपीय सर्फडम अर्थव्यवस्था का अभाव था। पूर्व मध्यकाल में सिक्कों का प्रचुर मात्रा में प्रचलन था। तांत्रिकवाद ने सामंती संरचनाओं को नष्ट किया कर दिया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? हरबंश मुखिया ने जो कहा है ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भारत में एक स्वतंत्र कृषक उत्पादन प्रणाली मौजूद थी और यूरोपीय सर्वडम अर्थव्यवस्था का अभाव था। हरबंश मुखिया ने अपनी लेख क्या भारतीय इतिहास में सामंतवाद था, वाज देयर फ्यूडलिज्म इन द इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने इसके माध्यम से आर्य शर्मा के मॉडल को चुनौती दी थी। मुखिया ने तर्क दिया सामंतवाद कोई सार्वभौमिक घटना नहीं जिसे यूरोप से उठाकर सीधे भारत पर लागू कर दिया जाए। उनका मुख्य तर्क था यूरोपीय सामंतवाद की धुरी सर्फ भूमि से बंधा हुआ अर्धदास किसान था, जबकि भारत में किसान आर्थिक रूप से कहीं अधिक स्वतंत्र था। उसका अपने कृषि उपकरणों तथा उत्पादन प्रक्रिया पर सीधा नियंत्रण होता था। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य की राजनीतिक संप्रभुता और प्रशासनिक संरचना को व्याख्यायित करने के लिए बटन स्टीन ने किस प्रसिद्ध मॉडल का प्रतिपादन किया? केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य, खंडी राज्य, पैट्रिमोनियल राज्य या प्राच्य निरंकुशता? बताइए। बर्टन स्टीन ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? बर्टन स्टीन ने प्रतिपादन किया था खंडी राज्य की अवधारणा का, कि खंडी राज्य की अवधारणा का। दक्षिण भारतीय इतिहास विशेषता चोल और विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक प्रकृति को समझाने के लिए इतिहासकार बर्टन स्टीन ने खंडी राज्य का मॉडल प्रतिपादन किया। स्टीन का तर्क था कि चोल राज्य एक केंद्रीय नौकरशाही राज्य नहीं था। राजा की वास्तविक और दंडात्मक सत्ता केवल उसके केंद्रीय कावेरी डेल्टा तक सीमित थी। जैसे हम परिधि क्षेत्रों जैसे नाडु की ओर बढ़ते हैं, राजा की सत्ता केवल अनुष्ठानिक संप्रभुता में बदल जाती, जहां स्थानीय नेता जिन्हें क्या नाटार कहा जाता, ब्राह्मण सभाएं ही वास्तविक रूप से स्वायत्त शासन चलाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? बी डी चट्टोपाध्याय के एकीकरण मॉडल के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति की सबसे सटीक विशेषता क्या है? यह काल व्यापार के पतन, पूर्ण और विखंडन का काल था। यह काल राज्य का निर्माण, कृषि के विस्तार और स्थानीय जनजातियों की मुख्य धारा में एकीकरण का एक गतिशील काल था। इस काल में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई थी। यह काल केवल विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक अंधकार का युग था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बी डी चट्टोपाध्याय ने जो एकीकरण का मॉडल बताया उसमें उन्होंने कहा कि यह काल क्या, राज्य निर्माण, कृषि विस्तार और स्थानीय जनजातियों की मुख्य धारा में एकीकरण का एक गतिशील काल था।
आर्य शर्मा ने जो क्या कहा था, उनका पतन का सिद्धांत के विपरीत बीडी चट्टोपाध्याय और मन फुल्के ने पूर्व मध्यकाल को देखने एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण, एकीकृत मॉडल प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया में चट्टोपाध्याय तर्क देते हैं यह कार्य राजनीतिक आर्थिक विखंडन का नहीं बल्कि गतिशीलता का था। इसमें कृषि का प्रसार जनजातीय क्षेत्रों तक हुआ, स्थानीय स्तर पर नई राजसत्ताओं का उदय हुआ और नए स्थानीय बाजारों का विकास है, जिससे पूरा उपमहाद्वीप एक सांस्कृतिक आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व मध्यकाल में भूमि दान व्यवस्था के अंतर्गत वह भूमि जो राजाओं द्वारा विद्वानों ब्राह्मणों को धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कर मुक्त रूप से दान में दी जाती थी, क्या कहलाती थी? विल्लन बगई या फिर पल्लिचद्दम, सालाभोग, अग्रहार या ब्रह्मदेव? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? पूर्व मध्यकाल में जो भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को, क्या कही जाती थी? ये कही जाती थी कि अग्रहार और क्या? ब्रह्मदेव। ठीक। राजा कोई बड़ा सामंत किसी विद्वान ब्राह्मण या ब्राह्मणों समूह धार्मिक अनुष्ठानों या शिक्षा प्रसार के लिए कर मुक्त भूमि या पूरा गांव दान में देता था, उस भूमि का अग्रहार या ब्रह्मदेव कहा जाता था। इन अनुदानों के साथ अक्सर राज्य अपने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी इन ब्राह्मणों को सौंप देता था, जिससे वे उस क्षेत्र में सहायक शासक बन जाते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कायस्थों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है? कायस्थ मूल रूप से एक विदेशी जनजाति थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। कायस्थ प्रारंभ में राजस्व संग्रह और लिपि कार्य करने वाले पेशेवरों का एक वर्ग था जो 9वीं-10वीं शताब्दी एक सुदृढ़ अंतर विवाही जाति में बदल गई। मनुस्मृति में कायस्थों का एक स्वतंत्र जाति के रूप में विस्तृत वर्णन मिलता है। कायस्थ मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मंदिर पुजारी थे। ये भी गलत है। तो दो में से बताइए, दो में से कौन सही होगा? दो में से सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? कायस्थों के बारे में क्या है? कायस्थ क्या? कायस्थों का उदय पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संरचना के एक बहुत ही रोचक पहलू है। ठीक। गुप्त काल लगभग 4 शताब्दी तक कायस्थ शब्द का प्रयोग किसी जाति के नहीं बल्कि उन अधिकारियों के लिए किया जाता जो कर वसूली, भूमि रिकॉर्ड रखने और राजा के फरमान लिखने का पेशेवर कार्य करते। चूंकि भूमि अनुदानों की बाढ़ आ गई, इसलिए इन मुनीम लेखकों की मांग बहुत बढ़ गई। समय के साथ इस पेशे से जुड़े लोगों ने आपस में विवाह संबंध स्थापित करने शुरू किए। 9वीं से 10वीं शताब्दी पूर्व मध्यकाल तक आते थे पेशेवर और अंतर्विवाह जाति के रूप में सामाजिक पदानुक्रम में स्थापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व मध्यकालीन समाज में वर्णसंकर की अवधारणा का प्रयोग स्मृतिकारों द्वारा मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किया गया था? विदेशी आक्रमणकारियों के निष्कासन के लिए, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली असंख्य नई जातियों की उत्पत्ति के लिए, भूमिदान की प्रक्रिया के लिए, बौद्ध भिक्षुओं का हिंदू धर्म में धर्मांतरण के लिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा होगा अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली असंख्य नई जातियों की उत्पत्ति को समझाने के लिए ये किया गया था। प्राचीन भारतीय समाज मुख्य रूप में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र में विभाजित था, लेकिन पूर्व मध्यकाल तक आते आते समाज में कई सैकड़ों जातियां उपजातियां दिखाई देने लगी। धर्मशास्त्र और स्मृतिकारों के सामने इस भारी सामाजिक बदलाव को सही ठहराने की चुनौती थी, इसलिए उन्होंने वर्णसंकर का सिद्धांत गढ़ा। इस सिद्धांत के अनुसार जब विभिन्न वर्णों स्त्री पुरुष आपस में विवाह करते थे, चाहे वह अनुलोम हो उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री या प्रतिलोम निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री, तो उनकी संतानों ने नई वर्ण संकर मिश्रित जातियों का जन्म होता है। इस तरह स्मृतिकारों ने जातियों के प्रसार को शास्त्रीय वैधता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 8, 12वीं शताब्दी कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जातियों के प्रसार में डामर सामंत विद्रोह का सबसे जीवंत और प्रमाणिक विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? डामरों का विद्रोह किसमें? विल्लड़ के विक्रमांक चरित में, कल्लड़ की राजतरंगिणी में, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में, सोमदेव कृत कथा सरित सागर में? ये किसमें आता है? डामरों के विद्रोह के बारे में हमें दिखाई देता है किसमें? कल्लड़ के राज तरंगिणी में। ये कल्लड़ के राज तरंगिणी में। कश्मीरी ब्राह्मण कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी प्राचीन और मुद्ध पूर्व मध्यकालीन भारत के एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आधुनिक ऐतिहासिक मानकों के सबसे करीब है। यह ग्रंथ न केवल कश्मीर के क्रमिक राजवंशों का विवरण देता है बल्कि वहां की जटिल सामाजिक संरचना, नई जातियों के उदय, शक्तिशाली सामंतों और क्या ने कश्मीर में डामर कहा जाता था के निरंतर विद्रोह और महिलाओं की मजबूत राजनीतिक भूमिका का अत्यंत जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू उत्तराधिकार कानून के मिताक्षरा संप्रदाय में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मिताक्षरा में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है।
पुत्र को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही सहदायिकी अधिकार प्राप्त हो जाता है। पुत्रियों को संपत्ति में पुरुषों से दुगना हिस्सा मिलता है। संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व केवल राज्य के पास होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर विज्ञानेश्वर ने क्या लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति क्या टीका है उनकी? हिंदू पारिवारिक कानून का एक महान स्तंभ है ये। मिताक्षरा संप्रदाय कहाँ? मिताक्षरा किसमें लागू? मिताक्षरा पूरे भारत में कहाँ छोड़ के? बंगाल और असम को छोड़ पूरे भारत में लागू है। यह कि संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र, अब क्या उसमें संशोधन भी हो गया 2005 में। अब पुत्री भी जन्म लेते ही उस संपत्ति का सहमालिक बन जाए, जिसका अर्थ संपत्ति पर पिता का एकाधिकार नहीं होता और पुत्र चाहे तो पिता के जीवित रहते भी कानूनी रूप से संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व मध्यकाल में रचित दाय भाग जो संपत्ति और उत्तराधिकार के नियमों से संबंधित मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र प्रभावी रहा के रचयिता कौन है? दाय भाग, दाय भाग किसने लिखा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिताक्षरा कहाँ कहाँ लागू है? बंगाल में और असम में। तो ये रचना किसकी है? ये जीमूत वाहन की है। किसकी है? जीमूत वाहन ने दायभाग नामक विधि ग्रंथ की रचना की। मिताक्षरा के विपरीत दायभाग संप्रदाय में पुत्र को जन्म से पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता। इसमें पिता की संपत्ति का पूर्ण और निरपेक्ष स्वामी माना गया है, जो अपने जीवन काल में संपत्ति किसी तरह से निपटाने के लिए स्वतंत्र है। पुत्र के उत्तराधिकार के अधिकार केवल पिता की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होते हैं। यह कानून ऐतिहासिक रूप से बंगाल उसके आसपास क्षेत्रों में प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व मध्यकालीन समाज में महिलाओं की संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में स्त्री धन की अवधारणा की क्या ऐतिहासिक परिवर्तन आया? स्त्री धन की अवधारणा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। स्त्री धन का दायरा केवल विवाह के समय मिले उपहारों तक सीमित कर दिया गया। स्त्री धन के दायरे का विस्तार हुआ। इसमें बाद में अर्जित संपत्ति को भी शामिल किया गया। हालांकि अचल संपत्ति महिलाओं के अधिकार अभी भी सीमित थे। महिलाओं को पैतृक अचल संपत्ति में पुरुषों के समान निरपेक्ष और पूर्ण अधिकार दिए गए थे। थोड़ा दोस्तों पानी मैं ले लूँ, 1 मिनट, पानी बगल ही है, बोतल थोड़ा दूर है, तो आप इसका आंसर लगाइए। मैं तब तक 1 मिनट लगेगा मुझे, 1 मिनट। बताइए दोस्तों इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा क्या जो इसमें दिया, स्त्री धन के दायरे का विस्तार है, इसमें बाद में अर्जित संपत्ति को भी शामिल किया गया। हालांकि अचल संपत्ति महिलाओं के अधिकार अभी भी क्या सीमित थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में। पूर्व मध्यकाल में जैसे समाज का सत्तात्मक होता गया, संपत्ति के नियम में कुछ दिलचस्प बदलाव हुए। मिताक्षरा दायभाग जैसे स्मृतिकार ने टीकाकार ने स्त्री धन को अर्थ को काफी उदार और विस्तृत कर दिया। अब विवाह के बाद पति या रिश्तेदारों से मिले उपहार, यहाँ तक कुछ मामलों में महिला द्वारा स्वयं अर्जित की संपत्ति भी स्त्री धन मान ली गई। इस पर उसका पूर्ण अधिकार था। हालांकि याद रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को अभी भी परिवार के मुख्य अचल जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति पूर्ण स्वामित्व या उत्तराधिकार काफी हद तक वंचित रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 10वीं शताब्दी के अत्यंत प्रभावशाली और कूटनीतिक शासिका कौन थी जिसने लोहार वंश की राजकुमारी होते हुए कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप शासन किया? रानी रुद्रमा देवी, प्रभावती गुप्ता, दिद्दा या रानी चेन्नम्मा? ये कौन थी? ये थी रानी दिद्दा। ठीक। 958 ईस्वी में क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद दिद्दा ने पहले अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में सत्ता संभाली। फिर बाद में 980 से कितना 980 से 1003 तक पूर्ण और स्वतंत्र शासक के रूप में सीधे कश्मीर पर शासन किया। कल्हड़ की राजतरंगी विस्तार पद्धति कच्चे दिद्दा ने अपनी बेजोड़ कूटनीति, चालाकी और सैन्य शक्ति बल पर शक्तिशाली डामरोग विद्रोह कुचला और आदि सदी तक सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। क्वेश्चन नंबर 13 पूर्व मध्यकाल में तांत्रिकवाद के तेजी से प्रसार का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? इसने कठोर वैदिक कर्मकांड और जाति व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। यह एक विषम जाति आंदोलन था जिसने जाति और लिंग के भेदभाव का विरोध किया और समाज के निचले तबकों को अनुष्ठानों में शामिल होने की स्वतंत्रता दी। यह केवल शासक वर्ग ब्राह्मणों तक सीमित था। इसने मूर्ति पूजा का पूर्णतः बहिष्कार किया। बताइए पूर्व मध्यकाल में तांत्रिकवाद के तेजी से प्रसार का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? बताइए।
ये था क्या, यह एक विषम जाति आंदोलन जिसमें जाति और लिंग के भेदभाव का विरोध किया और समाज के निचले तबकों का अनुष्ठानों में शामिल होने की स्वतंत्रता दी। इसलिए इस तांत्रिकवाद का बहुत तेजी के साथ प्रसार हमें दिखाई पड़ता है पूर्व मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 14, तांत्रिक साधना में पंचमकार या पंच तत्व का अत्यधिक महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इन पंचमकारों में शामिल नहीं है? मत्स्य है, मध्य है, मुद्रा है, मौन है। बताइए कौन सा इसमें कौन सा शामिल नहीं है? साइलेंस इसमें शामिल नहीं है क्या? साइलेंस इसमें शामिल नहीं है। बाकी और दो चीजें इसमें क्या है? मध्य, शराब, मांस, मत्स्य मछली, मुद्रा, और क्या है? क्या है? मैथुन, मैथुन, मैथुन। ठीक, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे कहा गया है। मौन इसमें है ही नहीं। मांस इसमें, मांस भी, मांस इसमें नहीं है। तो ये पांचों हमारे, ये पांच, ए ए पंच मकार, पंच मकार। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दक्षिण भारत में 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य चले तमिल भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किस दो प्रमुख संत समूहों ने किया जिन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव कम करने में अहम भूमिका निभाई? लिंगायत और वीरशैव, अलवार और नयनार, नाथ और कपालिक, पशुपत और या फिर काला मुख। बताइए। ये हमारे बहुत आसान क्वेश्चन है। अलवार और कौन? नयनार संतों ने ये चीजें, ये बीड़ा उठाया था। ठीक, 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र में गहरा धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन है जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन दो प्रमुख संत संप्रदाय, अलवार जो भगवान विष्णु नारायण के परम भक्त थे, इनकी संख्या 12 मानी जाती है, और नयनार जो शिव के अनन्य भक्त, इनकी संख्या 63 मानी जाती है। इन संतों ने संस्कृत के बजाय स्थानीय तमिल भाषा में अपने भावनात्मक भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। उनके इन जन आंदोलन ने दक्षिण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तत्कालीन वर्चस्व को गंभीर चुनौती दी, अतः उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। क्वेश्चन नंबर 16, चोल साम्राज्य के अधीन व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली व्यापारी निगमों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है जो दक्षिण पूर्व एशिया तक सक्रिय थे? पूर्व और सभा, मणिग्रामम और नाना देशी, ब्रह्मदेव देवदान, नाडु वलनाडु। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ये कौन थे इसमें आंसर था? ये मणिग्रामम और नाना देशी थे। पूर्व मध्यकाल विशेषकर चोल साम्राज्य दौरान दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में व्यापारिक गिल्डों, इन्हें निगम भी कहा कि अगर उनकी असाधारण भूमिका थी। ये गिल्ड स्वतंत्र, शक्तिशाली और सशक्त व्यापारियों के संघ होते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम था जो मुख्य रूप से प्रायद्वीप के भीतर आंतरिक व्यापार में नियंत्रित करता था। दूसरा प्रमुख क्या? नाना देशी था जो शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों की तरह काम करते थे। ये दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, जावा से लेकर चीन से अरब तक फैले लाभदायक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एकाधिकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में हुंडी प्रणाली का मुख्य कार्य क्या था? यह सामंतों द्वारा वसूले जाने वाले प्रकार से किसी का था? नहीं, गलत। यह सिक्कों के भौतिक हस्तांतरण बिना एक लंबी दूरी के मौद्रिक विनिमय का एक सुरक्षित साधन था। यह सिंचाई के लिए जल वितरण प्रणाली थी? ये भी नहीं थी। यह पुजारी दी जाने वाली भूमि का एक प्रकार था? ये भी नहीं था। ये क्या था? यह सिक्कों के भौतिक हस्तांतरण के बिना लंबी दूरी व्यापार के लिए मौद्रिक विनिमय क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज का सुरक्षित साधन, एक प्रकार से जिसे हम क्या कहते हैं? साख पत्र था। ये क्या? साख पत्र इसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य शर्मा के अनुसार गुप्तोत्तर काल में उप सामंतीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ था? किसानों द्वारा अपनी भूमि स्वेच्छा से राज्य को सौंपना, भूमि प्राप्त करता ब्राह्मणों या बड़े सामंतों द्वारा अपनी दान में मिली भूमि का कुछ हिस्सा अपने अन्य छोटे सामंतों या पुजारियों को पट्टे अनुदान पर दे देना, राजा द्वारा सभी सामंतों से भूमि वापस ले लेना, विदेशी व्यापारी द्वारा कृषि भूमि की खरीद। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा क्या होगा? भूमि प्राप्त करता हूँ ब्राह्मणों या बड़े सामंत द्वारा अपनी भूमि दान में मिली भूमि का कुछ हिस्सा अपने अन्य छोटे सामंत पुजारियों को पट्टे अनुदान पर दे देना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी में चीन के साथ समुद्री व्यापार मार्ग पर चोल गिल्डों का एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के किस शक्तिशाली साम्राज्य पर नौसैनिक आक्रमण सफलतापूर्वक किया? माचपाही साम्राज्य, श्रीविजय साम्राज्य, खमेर साम्राज्य या शैलेंद्र वंश? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या? ये राजेंद्र प्रथम ने किस पे आक्रमण किया? ये श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण किया। किसे? श्रीविजय साम्राज्य वर्तमान में कहा? इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा में फैला हुआ था। मलक्का जलडमरू मत पर नियंत्रण रखता था और चीन जाने वाले चोल व्यापारी गिल्डों के समुद्री व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करता था। अपने इन्हीं वाणिज्यिक हितों को रक्षा के लिए राजेंद्र प्रथम ने 1025 में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा भेजा और श्रीविजय साम्राज्य के कई बंदरगाहों को जीत लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, 8वीं शताब्दी में आसपास पूर्वी भारत विशेषकर बंगाल और बिहार में पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म के किस नए संप्रदाय का हुआ?
जिसमें तांत्रिक अनुष्ठानों, मंत्रों और रहस्यमय साधनाओं की प्रधानता थी। बताइए कौन था इसमें, बताइए बिहार कौन से बौद्ध धर्म के किस उसमें रहस्यमय साधनाओं प्रधान थी? इसमें कौन, थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, नवयान? बताइए इसमें कौन था? ये था हमारा आंसर क्या, वज्रयान। बौद्ध धर्म ने तांत्रिकवाद इस समय 8वीं शताब्दी के आसपास क्या गहरे प्रभाव का आत्मसात शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम से वज्रयान, वज्र का मार्ग या तांत्रिक धर्म नाम एक नए शक्तिशाली संप्रदाय का उदय हुआ। वज्रयान का मुख्य रूप से पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या पाल राज्य में संरक्षण में हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में रचित आगम ग्रंथों का मुख्य विषय क्या था? आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, राज्य का प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, मंदिर वास्तुकला, मूर्ति निर्माण, तांत्रिक धार्मिक पूजा के अनुष्ठानिक नियम, खगोल विज्ञान और गणित? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? आगम ग्रंथ में किस चीजों का उल्लेख है? ये मंदिर वास्तुकला से रिलेटेड, मूर्ति निर्माण, तांत्रिक धार्मिक पूजा अनुष्ठानिक नियम इस ग्रंथ में हमें दिखाई देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज की आलोचना करते हुए लिखा। उसकी आलोचना के मुख्य बिंदु क्या था? भारतीय समाज में महिलाओं को अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई थी। भारतीय विद्वान विशेषकर ब्राह्मणों की कुपंडुकता, उनका अलगाववाद और यह अहंकार उनके विज्ञान और देश जैसा कोई अन्य नहीं। भारतीय समाज जाति व्यवस्था पूर्णता अभाव, भारत में कृषि तकनीकें बहुत उन्नत थी। बताइए ये अलबरूनी क्या कहता है? भारतीय विद्वान जो क्या ब्राह्मणों की कुटमंडूकता, उनका अलगाववाद या अहंकार, उनके विज्ञान और देश जैसा कोई अन्य नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर के शैव धर्म का दार्शनिक आधार जिसे अभिनवगुप्त जैसे विद्वान ने व्यवस्थित किया, मुख्य रूप से किस प्रणाली पर आधारित है? द्वैतवादी, अद्वैतवादी या फिर शुद्धाद्वैत या फिर विशिष्टाद्वैत? अभिनवगुप्त ने किस प्रणाली को मतलब कि आगे बढ़ाया या फिर उन्होंने प्रतिपादन किया? बताइए ये इन्होंने अद्वैतवादी त्रिक प्रणाली, अद्वैतवादी त्रिक प्रणाली बेसिकली 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कश्मीर में शैव धर्म अत्यंत परिष्कृत और दार्शनिक रूप से विकसित हुए, जिसे कश्मीरी शैववाद कहा जाता है। महान दार्शनिक अभिनवगुप्त ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इनका दार्शनिक आधार पूरी तरह से अद्वैतवादी, जिसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शिव शक्ति अनु जीव आत्मा को एक ही परम तत्व के अविभाज्य मानता है। यह आदि शंकराचार्य वेदांत अद्वैतवादी शास्त्र में भिन्न है कि संसार को माया भ्रम नहीं मानता, बल्कि इसे परम शिव की लीला अभिव्यक्ति मानता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण का पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर क्या संरचनात्मक प्रभाव पड़ा? बताइए इसने पूरे भारत में हिंदू राजवंशों का तत्काल सफाया कर दिया, ये गलत है। इसने भारत का रोम साथ व्यापार हमेशा के लिए बंद कर दिया, ये भी गलत है। इसने भारतीय संबंधवाद पूरा समाप्त कर दिया, भी गलत। सही क्या है? इसने सिंध में स्थानीय शासक जैसे चच राजवंश को अवगत किया, भविष्य के इस्लामी शासन के लिए जजिया जैसी प्रणाली प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पश्चिमी तट पर आने वाले अरब व्यापारियों के साथ व्यापारिक लेन देन और साझेदारियों को पूर्व मध्यकाल में किस विधिक ढांचे के तहत नियंत्रित किया जाता था? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शरिया, इस्लामिक कानून पर आधारित अरब अनुबंध या बौद्ध विनय पिटक? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। देखिए शरिया पर आधारित अरब अनुबंध। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अद्वैत सिद्धांत के प्रचार हेतु भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। इनमें पूर्वी दिशा उड़ीसा में स्थापित मठ का क्या नाम है? उड़ीसा में स्थापित मठ का क्या नाम है? उड़ीसा में स्थापित मठ का क्या नाम है? इसे क्या, इसे गोवर्धन पीठ कहते हैं, गोवर्धन मठ। एक मान लीजिए इसे उत्तर दक्षिण, उत्तर में क्या है? उत्तर में वाला कौन है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ क्या है? ज्योतिर्मठ। ठीक। उत्तराखंड में। कर्नाटक में क्या है? श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी है। अब पश्चिम द्वारका यहाँ पर है, द्वारका है। और यहाँ पर क्या है? उड़ीसा में क्या है? गोवर्धन है। ठीक। चलो दोस्तों याद रहे क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व मध्यकाल में नए उभरते राजवंश जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और राजपूत ने अपनी राजनीतिक सत्ता को वैधता प्रदान करने में मुख्य रूप से कौन सा तरीका अपनाया? लोकतांत्रिक चुनाव का? हो ही नहीं सकता। व्यापारिक गिल्डों को वो ये भी विदेशी शासकों को संरक्षण मांग नहीं, उन्होंने क्या ब्राह्मणों को बड़े पैमाने भूमि दान अग्रहार देना, उनके माध्यम से अपनी दैवीय उत्पत्ति जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल की वंशावलियां निर्मित करवाना। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, सामंती युग के दौरान राजा द्वारा अपने सबसे शक्तिशाली और
और सर्वोच्च सामंतों को उनके उच्च राजनीतिक रसों के प्रतीक के रूप में कौन सी विशिष्ट उपाधि या विशेषाधिकार प्रदान किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्या कहा है उन्हें? जो पंच महाशब्द क्या आते हैं, पंच महाशब्द रिलेटेड अगर आपको याद हो क्या चीज होते हैं? महासामंत, 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 और क्या महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर। ठीक, तो हमारा कौन सही हो रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा साहित्यिक ग्रंथ 13वीं-14वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत के आरंभिक काल की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि वह पूर्व मध्यकालीन महान खगोल शास्त्री गणितीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है? तबकात नासिम बिन हाफिज सिराज की, तुगलकनामा अमीर खुसरो की, या लीलावती भास्कराचार्य की, या फतवाए जादारी जियाउद्दीन बर्नी की? ये कौन सी रचना थी? ये लीलावती जो भास्कराचार्य की रचना है, ये भास्कर द्वितीय जिन्हें सिद्धांत शिरोमणि नामक महाग्रंथ की रचना की, और लीलावती इस ग्रंथ का प्रथम भाग जो अंगणित और ज्यामिति पर केंद्रित किंवदंतियों के अनुसार इनका नाम अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व मध्यकालीन समाज में जातियों को भारी प्रसार के लिए बीडी चट्टोपाध्याय और आधुनिक इतिहासकारों ने किस मुख्य कारण को उत्तरदायी माना है? बौद्ध धर्म का पतन और भिक्षुओं के गृह जीवन में लौटना, भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि का जनजातीय क्षेत्र में विस्तार जिससे नई स्वदेशी जनजातियों कृषक समाज और व्यवस्था में जातियों के रूप में एकीकरण, केवल विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय समाज में मिले, व्यापार का पतन होने से व्यापारियों का खेती में लगना। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा कि भूमि अनुदानों के माध्यम से कृषि का जनजातीय क्षेत्र में विस्तार जिससे नई स्वदेशी जनजातियों कृषक समाज में व्यवस्था में जातियों के रूप में एकीकरण हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो यूनिट नंबर 9 का है वो पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल के बारे में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो रही उसमें हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस प्रकार हमारा दोस्तों ये 9 यूनिट हमारा कंप्लीट हो रहा है। फिर 10वां यूनिट का जो एमसीक्यू कल मैं लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। और दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग कमेंट करिए, बताइए क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ, क्या और बेहतर किया जा सकता है इसमें, क्योंकि अब समय रह नहीं गया है। क्योंकि हायर के बाद पीजीटी लगेगी, पीजीटी का भी मैं एमसीक्यू पूरा लाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। ठीक दोस्तों।